अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, स्प्रिंग 2024 के लिए जो है हम बात करने जा रहे हैं। और अभी क्योंकि रिजल्ट भी आया है ऑटम 2023 का, पोस्ट रिजल्ट जो है ये सेशन है, इसके एजेंडे पे कल कुछ बात कर लेते हैं। माय नेम इज़ सऊद तारिक। अच्छा, एजेंडा आज का ये है, पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं पॉसिबल रीजंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू पास F3 CMA। दूसरा, रेमेडीज काउंटर अबव रीजंस। तीसरा, स्टडी अप्रोच। और अगर टाइम मिला, आज तो गारंटी नहीं कर रहा, अगर टाइम मिला, गारंटी तो नहीं कर रहा। वालेकुम सलाम। ठीक है मोहम्मद, लास्ट में मेरा अगर हो सका तो ऑटम 23 का पेपर स्किप शुरू कर ले। इसके लिए आई थिंक टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास घंटा है खाली, MFA का सेशन भी है शायद। तो ये कुछ एजेंडा है आज का, ठीक है, जिसको जो है वो हमने फॉलो करना है। तो मैं स्टार्ट करूंगा। पहले तो मुझे बताएं कि क्या लगता है कितने परसेंट रिजल्ट आया है, फास्टिंग का कितने परसेंट रिजल्ट आया है इस बार, CMA का। ऑटम 23 का जो पेपर है, इसको हम इसके थ्रू करने की बात करें। ऑटम 2023 में कितने परसेंट बच्चे पास होते हैं? देखिए, इंटरेक्टिव सेशन होता है, आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सही कह रहे हैं हमदान? यानी के हर 100 में से 23 बच्चे पास हुए हैं। बिल्कुल सही है मोहम्मद, सही कह रहे हैं हमदान। शहजाद 23 है, 22 नहीं है। यानी कि ऑलमोस्ट 1/4, हर 4 में से एक बच्चा पास हुआ है। अच्छा, एक बात तो मैं यार यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लास्ट अटेम्प्ट से कितना था, कुछ पता है आपको? पुरानी अटेम्प्ट में ये परसेंटेज कहाँ तक गया था? कुछ याद है किसी को, कुछ आइडिया है? हाँ, पहले पहले। बिल्कुल जी, बिल्कुल 55%। वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि काफी सारा ड्रॉप आउट हुआ है, 40% पे आ गया, यानी कि 60% से ड्रॉप आउट हुआ है। तो रिजल्ट है ड्रॉप बाय 60%। वैसे तो 32% है, मगर इफेक्टिवली देखा जाए तो 60% है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो कहने का मतलब है भाई कि कहानी कुछ यूं है कि पेपर आ गया टफ, मगर ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है। 23% बच्चा भी तो पास हुआ है ना यार। ऐसा तो नहीं है बाकी सारे बच्चे पास भी नहीं हुए हैं। तो एक बात ध्यान में रहे कि यार हमारी तैयारी हमेशा, चाहे इस अटेम्प्ट के लिए हो, चाहे इस पेपर के लिए हो, चाहे सीए के किसी और पेपर के लिए हो, वो हमेशा अबव एवरेज होनी चाहिए, अबव पार होनी चाहिए, एक एडवांस लेवल पे होनी चाहिए। कुछ भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, कभी भी सा पेपर मुश्किल आ जाए। ठीक है। अच्छा, बात ये तो चलो ठीक है, मगर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप लोगों को क्या लगता है, मैं अपने भी रीजन बताता हूँ। मैंने भी काफी लोगों ने फीडबैक लिया है कि भाई क्यों पेपर पास नहीं हुआ है। ठीक है, जो पास नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो आप भी मुझे बताओ कि क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या रीजन है पेपर पास ना करने का? हाँ, अगर हम रीजन से बात करें, फॉर नॉट बीइंग एबल टू पास F3, क्या रीजन होता है? प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे। जी, बिल्कुल सही है। एक रीजन सबसे मेन होता है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, कि सर कॉन्सेप्ट में मसला था, कुछ टॉपिक से कॉन्सेप्ट में मसला था, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हुई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सीबी एनालिसिस मुश्किल लगता था। हाँ, प्रोसेस कॉस्टिंग में ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती थी, एंट्रीज में समझ नहीं आती थी। तो अगर कोई
बिल्कुल बिल्कुल सही है, एसडब्ल्यू से बात करते हैं। अगर कोई मसला कॉन्सेप्ट का है तो ये एक रीजन है भाई, कॉन्सेप्ट के बगैर पेपर में जाना पॉसिबल नहीं है। एग्जामिनर कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहा है आपसे, ठीक है। पेपर मुश्किल नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है हमदान, बिल्कुल मैं इस पर बात करूंगा इंशाल्लाह, टाइम बचता है तो। दूसरा मसला है सर, कॉन्सेप्ट तो सही था मगर प्रैक्टिस नहीं की थी, बस हमने लेक्चर कंप्लीट किए थे पेपर से हफ्ता 10 दिन पहले, इसलिए प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला। ये भी एक रीजन था। अच्छा, इसके अलावा क्या मसला था सर? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पेपर में परेशान हो गए। कॉन्सेप्ट भी थे, पेपर में समझ भी आ रहा था, प्रैक्टिस भी की थी, मगर कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो और क्या मसला हो सकता है सर? कॉन्फिडेंस नहीं था, या ये कह लें कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। सर जो क्वेश्चन आसान थे वो हमने सोचा बाद में करेंगे, सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कुछ लोग यार ये भी प्रॉब्लम होता है, इसका मैं हल बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। सर जो क्वेश्चन आसान था वो हमने सोचा बाद में कर लेंगे, वो हमें पता नहीं था आसान था। और जो मुश्किल क्वेश्चन था उस पर टाइम ज्यादा लग गया, तो हुआ कुछ यूं कि हमारा पेपर छूट गया। ऐसा हुआ है किसी के साथ कि कुछ क्वेश्चन में टाइम हद से ज्यादा लग गया, और वो सवाल थोड़े मुश्किल भी थे, जिसके बायस हमारे कुछ अदर क्वेश्चंस में टाइम नहीं बच पाया, और बाहर निकल के पता चला दोस्त से डिस्कस करके वो तो आसान था, वो तो मुझे आता था, उसमें मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था। ओ नो! हुआ है ऐसा, हेमंत के साथ ऐसा हुआ है, मोहम्मद के साथ ऐसा हुआ है, मोहम्मद शहजाद के साथ ऐसा हुआ है। एंड ये भी एक रीजन है कि सर लेक्चर्स वर नॉट कंप्लीट। सर लेक्चर मेरे पूरे ही नहीं हुए। सर मैं पेपर से पहले तक ये सोचता रहा कैसे लेक्चर पूरे करूं। अच्छा, एक और रीजन ये कि सर आपने नौ टेस्ट कंडक्ट किया कॉस्टिंग में पिछले साल, सर हमने आपकी कदर नहीं की, एक भी टेस्ट नहीं दिया, ये ज्यादा टेस्ट नहीं दिए। नॉट गिविंग टेस्ट, जहां से भी आपने पढ़ाओ मुझसे पढ़ाओ, तो हमने तो यार अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट, और भाई हम टेस्ट चेक करके वापस भी कर रहे थे यार, अल्लाह के बंदे। गलतियां भी बताई जा रही थी, मार्किंग स्कीम भी शेयर की जा रही थी, मगर मैंने देखा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके लोगों ने टेस्ट को सीरियस लेना छोड़ दिया, कि ऐसा हुआ है। तो मुझे बताओ आप में से ये लो प्रॉब्लम क्या है? इन छह में से कहाँ कहाँ लगता है मार खाइए? कॉन्सेप्ट का मसला है, या प्रैक्टिस का मसला है, या कॉन्फिडेंस नहीं आता है पेपर में, या क्वेश्चन सेलेक्ट होने की वजह से लीड्स टू लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, पेपर छूट गया। पेपर छूट गया, पेपर इसीलिए छूटता है ना जब किसी सवाल में आप ज्यादा टाइम लगा देते हैं, या लेक्चर कंप्लीट नहीं थे आपके टाइम पे, और या आपने टेस्ट नहीं दिया। जल्दी बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 में वेट कर रहा हूँ। किसी का कोई मसला है? 1 2 3 4 5 6 टाइप कर दें, सिर्फ टाइप कर दें, नंबर बता दें। मैं नाम नहीं लूंगा चले इस बार, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी रहे आपकी। और एक से ज्यादा नंबर रेलिवेंट है तो आप एक से ज्यादा नंबर पे टिक कर, मतलब टाइप करके बता दें। आपको जो लोग एक बार पहले कॉस्टिंग दे चुके हैं उनको क्या लगता है कि इस बार पेपर क्यों नहीं निकला? ठीक है, एक आंसर है 4, 4 मीन्स तो क्वेश्चन गलत सेलेक्ट कर लिया था। और बाकी लोग बताएं 1 2 3 4 5 6 में कहाँ लगता है आपको यार ये इंटरेक्टिव सेशन होते हैं जी। जी, 1 3 and 6, 4, 4, और बताएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 4 and 6, ठीक है। अब यार हर किसी के पीछे ना अलग रेमेडी है, हर किसी की अलग दवाई है, हर मर्ज की अलग दवाई है। ऐसा नहीं है कि एक ही दवाई सब जगह चल जाएगी। भाई अगर कौन सा भी मसला है किसी के, अगर अगर सॉरी थोड़ा सा मैं इसको ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ।
अगर कौन सा मसला है सुनिएगा, तो भाई जाहिर सी बात है आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट्स। ये रीजन देख के फैसला करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम है उसको देख के फैसला करेंगे। एक ही दवाई जो है वो हर मर्ज के लिए नहीं चल सकती यार। ठीक है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई मसला क्या हुआ है। ठीक है, अगर कौन सा मसला है तो भाई रिवर्ट बैक टू लेक्चर्स। मैं ये नहीं कहता मुझसे ही लेक्चर से भी ले लें यार, मगर लेक्चर लें, टॉपिक को पक्का करें एंड स्ट्रेंथन योर टॉपिक। बगैर स्ट्रेंथन किए पेपर में जाना बेवकूफी है, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का मुतरादिफ है भाई। रिवर्ट बैक टू लेक्चर एंड स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट्स एट एनी कॉस्ट, at any cost, on a priority basis, on a limited basis, without wasting any single time। ठीक है, पहले वाले की बताता हूँ मैं, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनको तो ये मैं कहूंगा कि उनके लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई जाएंगी जो कभी कभार ऐसा होता है कि आप गलतियां करके सीखते हो। तो जो लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं और वो ये सेशन सुन रहे हैं, उनको यह फायदा होगा कि वो गलतियों से बच जाएंगे, उनकी अटेम्प्ट वेस्ट होने से बच जाएगी। वो अगर इफेक्टिवली इन्हीं गलतियों पे काम करेंगे, पहले दिन से काम करेंगे, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। दानियल, तो आपके लिए भी ये रेलेवेंट है ये सेशन, जिस तरह रीटेक स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर प्रैक्टिस का मसला है तो फिर मैं कहूँगा लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। जस्ट प्रिपेयर न्यू रजिस्टर, एक नया रजिस्टर बनाएं आप, एक नया रजिस्टर बनाएं, उसमें रीसॉल्व करें, सॉल्व ऑन योर ओन, सॉल्व क्वेश्चन ऑन योर ओन, सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें और उसको कंपेयर करें अपने पुराने रजिस्टर से। जो रजिस्टर आपने तगड़ा बनाया हुआ है, देखे तरीके का समझ लें, फिर लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, आपने वो टॉपिक लेट से रिवाइज करना है, आपने वो किताब उठाई, आपने वो टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए एक नए रजिस्टर में। एक दो सवाल देख लो भले, कॉन्सेप्ट अगर याद करना है तो याद रिकॉल करने के लिए, मगर जैसे ही कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए वो सवाल आप खुद से सॉल्व करें एक नए रजिस्टर में। फिर जब आप सवाल सॉल्व कर लेंगे उसको कंपेयर करें अपने पुराने रजिस्टर से जिसमें ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है सही तरीके से। और अगर कोई गलती आ रही तो उसको नोट करें ताकि वो गलती पेपर में ना हो। देखें, बार बार एक सवाल करना मसले का हल नहीं है। आप जिंदगी में एक ही बार तगड़े तरीके से सवाल करें और उसमें जितनी भी गलतियां आ रही हैं उनको कहीं नोट कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम सवाल पूरा सॉल्व ना करना पड़े और उसके मेन पॉइंट और उसकी गलतियां आपके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद हो। बात समझ आ रही है आप? बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, कॉन्फिडेंस की कमी है जी। कॉन्फिडेंस की कमी है सर, पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आता, डर लगता है। इसके लिए मैं आपको कहूंगा दो काम करें। उसके लिए मैं आपको कहूंगा दो काम करें। एक तो ये कि बेहतरीन प्रिपरेशन, ठीक है ना, जबरदस्त प्रिपरेशन, ब्रिलियंट प्रिपरेशन। ब्रिलियंट का मतलब ये नहीं होता, ब्रिलियंट का मतलब होता है बेहतरीन लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। बेहतरीन प्रिपरेशन होनी चाहिए, एग्जाम प्रिपरेशन। एक तगड़ी तैयारी के साथ जाए, बॉडी लैंग्वेज बता रही हो कि हाँ यार गेम में इन्हें आप। ठीक है, दूसरा काम आपने ये करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम आपने ये करना है कि ये जो एएलडी पेपर होते हैं, कितने लोगों ने एएलडी पेपर सॉल्व किए थे? ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोगों ने एएलडी पेपर यानी कि अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व किए थे? क्वेश्चन वाइज नहीं, अटेम्प्ट वाइज, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व किया था। आप में से कितने लोग ऐसे? ठीक है, कुछ 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 टॉपिक हमारे कोर्स में अब नहीं है, वो एमएफए में चले गए हैं। मुझे ईमानदारी से बताएंगे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा पेपर पैटर्न पे टाइमर लगा के प्रॉपर अटेम्प्ट वाइज सॉल्व किया था? यस और नो में जवाब दें, अगर किया था तो यस कर दें, नहीं किया था तो नो कर दें प्लीज, मगर पार्टिसिपेट करके मुझे बताएं कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था, ठीक है। और किसी ने किया था भाई? नहीं किया था, मेजोरिटी कह रही है नहीं किया था। यार ये ना ईयरली पेपर मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं वो सुन ले मेरी बात, कान खोल के, कान खोल के सुन ले वो बात। आपने जब पेपर में जाने से पहले रिवीजन कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ईयरली पेपर करने होंगे। अभी बीएफडी वालों का पेपर है 1 महीने बाद। आप यकीन करें जिससे मेरी बात हो रही है मैं सबको ये कह रहा हूँ, ईयरली पेपर सॉल्व करो, अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करो, टाइमर लगा के सॉल्व करो। तो जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ ये टिप्स ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ आपके लिए, ये पूरे सीए में आपको काम आएंगे इंशाल्लाह।
मेरी बात समझ आ रही है? कम से कम आपके ऊपर, क्योंकि आप लोग री अटेम्प्ट करो, 5 से 6 एयरली पेपर अटेम्प्ट करने, टाइमर लगा के अटेम्प्ट करने, बकायदा बकायदा ऐसा अपने तरीके से अटेम्प्ट करवाने। उससे फायदा क्या होता है? उससे बहुत फायदा होता है यार। अटेम्प्ट वाइज पेपर करने से फायदा होता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। अटेम्प्ट वाइज पेपर करने से पता चल जाता है पहला कौन सा सवाल उठाना है, फिर कौन सा सवाल उठाना है। कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको ये समझ आने लगता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपने ये कर लेना है भाई, सॉल्व एटलीस्ट 5 अटेम्प्ट वाइज पेपर 3 मैं कहता हूँ नॉर्मली 3-4 जिनकी पहली अटेम्प्ट होती है। अरे मगर अब आप क्योंकि ज्यादातर लोग सेकेंड टाइम वाले हो, आपने 5 से 6 अटेम्प्ट लाजमी करनी है, लिख के प्रॉपर टाइमर लगा के। देखो मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ाते हुए 17 साल हो गए, 2000 बल्कि 18 साल हो गए ऑलमोस्ट, इस साल 2023। 9 साल मैंने सीए को पढ़ाया, 9 साल मैंने नॉन सीए को पढ़ाया, ओ लेवल ए लेवल देसी सीए को। तो इतने तजुर्बे के बाद मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, ये आपको ऐसी बातें हैं जो शायद आप खुदा ना खासा मार खा के सीखो। नहीं यार, वो बातें अभी सीख लो यार। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैफ श्री पढ़ाता हूँ, फिर मैं आगे एमएफए कैफ श्री पढ़ाता हूँ, फिर मैं बीएमडी सीफेप 4, एसपीएम सीफेप 3, एमएसए 2 तक जाता हूँ मैं। तो जो आपको बातें मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको ये बातें सिर्फ ज्ञान ही काम आएंगी, आपको कैफ में भी काम आएंगी, सीफेप में भी काम आएंगी, एमएसए में भी काम आएंगी, क्वालिफिकेशन तक काम आएगी। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, रॉन्ग सोल्यूशन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, एक और मसला जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का होता है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, इस पर बात करते हैं हसन अली। ईमानदारी से बताइएगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सवाल सॉल्व करते हुए अगर कहीं फंस जाते हैं तो सोल्यूशन रेफर करते हैं? आपने अपना सवाल सॉल्व किया, उसमें कहीं फंस गया, कोई एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही, आप वहां रुके, आपने सोल्यूशन देखा और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ गए। क्या ऐसा करते हैं हम या नहीं करते? यानी कि सोल्यूशन दरमियान में देख लेते हैं, ठीक है, दरमियान में देख के आगे बढ़ जाते हैं, सवाल तो नहीं रुकता। क्या हम ऐसा करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, देखें कोई मसला नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, ये नहीं करना चाहिए यार। ये किलर है, ये पॉइजन है, जहर है, ये जहर। देखें मैं बातें आपको ये बता रहा हूँ, आपको मैं अगेन कॉस्टिंग के लिए भी रेलिवेंट है और ये जनरल भी रेलिवेंट है। प्लीज यार, ये कॉन्फिडेंस ना आने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमें आदत पड़ी है, बुरी थी, हमारी एक बुरी आदत लग गई है, वो ये कि जब भी कहीं फंसते हैं हम सोल्यूशन रेफर कर लेते हैं। हम वेट नहीं करते, हम अपना एफर्ट नहीं करते, हम उसको फिनिश नहीं करते। लेट से मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, लेट से ये मेरा सवाल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मैं कहीं फंस गया, मैं यहाँ पे फंस गया, वर्किंग नहीं हो रही है, वर्किंग के बगैर मुझे लग रहा है आगे सवाल होगा नहीं, मैं क्या करूँ? मैं पेन नहीं लेता, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सोल्यूशन रेफर करके लेता हूँ और फिर बात को आगे बढ़ाना शुरू करता हूँ। फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर पेन नहीं लेता, फिर वापस सोल्यूशन रेफर करता हूँ, फिर आगे। इस तरह होता क्या है, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। मगर मुझे यहाँ पे दो मसले आते हैं। पहला मसला ये कि सही पोजीशन सामने नहीं आती। जो आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी पोजीशन आपके सामने होनी चाहिए कि आप कितना परसेंट सही कर पा रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हो। दूसरा एक और ये कि यार इसमें एक नुकसान ये हो जाता है, एक तो आपको पता नहीं चलता, ठीक है। दूसरा ये पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि पेपर में तो कोई दिखाने वाला नहीं है सोल्यूशन, पेपर में तो सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करें? फिर आप क्या करते हो पेपर में, यहाँ बैठ के टाइम जाया करते हो, यहाँ बैठ के कॉन्फिडेंस नहीं आता, यहाँ बैठ के आप ब्लैंक हो जाते हो, यहाँ बैठ के आप पैनिक हो जाते हो, पैनिक बटन दब जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है फिर वहां पे। तो कहने का मतलब है कि नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? सोल्यूशन देखें, बिल्कुल देखें, बिल्कुल देखें, मना नहीं करता, मगर एट दी एंड आखिर में देखना, आखिर में देखना, ठीक है। रेफर सोल्यूशन एट दी एंड, आखिर में देखना है, हाँ? बीच में देखोगे तो मुनासिब बात नहीं है, बीच में देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बीच में देखोगे तो गलत हो जाएगा। कुछ बात समझ आई आपको मेरी? हाँ जी, आगे बढ़े। अच्छा, रॉन्ग रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन लीड टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। अगेन इसमें भी मैं ये कहूंगा एयरली पेपर्स सॉल्व अटेम्प्ट वाइज पेपर, ताकि आपको पता चले कि कौन से सवाल को पहले उठाना होता है। और अगर रॉन्ग सिलेक्शन हो भी जाए, अगर रॉन्ग सिलेक्शन हो भी जाए तो आपको कम बैक करने का टाइम होता है ना। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? लेक्चर कंप्लीट में नहीं लिए थे तो भाई टाइमली लेक्चर्स लें अगर आप क्लासेस ऑफ कर रहे हैं। और नॉट गिविंग टेस्ट तो भाई गिव रेगुलर टेस्ट। ठीक है, नोट करें जरा डब्बे को, डब्बे को नोट करें, बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी नोट करेंगे रजिस्टर में यार, इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस नहीं करेंगे, जल्दी से डब्बे को नोट करें, बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई हमारी, सही है। अब जरा हम एक और बात करने चले जाते हैं कि स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है।
देखिए जी, स्टडी अप्रोच पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जनरल अप्रोच क्या होनी चाहिए, और फिर उसके बाद मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो लोग री अटेम्प्ट करें या सेल्फ स्टडी करें, उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, टॉपिक को रिवाइज कैसे कर सकते हैं, मोहम्मद भाई मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, स्टडी अप्रोच पहले नॉर्मल अप्रोच अप्रोच से बात कर लेते हैं। एज्यूमिंग कि अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं है किसी टॉपिक का, तो पहले क्या अप्रोच होनी चाहिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखने। हमारी स्टडी अप्रोच क्या होती है, चलिए पहले मैं अपनी स्टडी अप्रोच बताता हूँ कि हमारे लेक्चर्स की अप्रोच क्या होती है, हम किस तरह से लेके चलते हैं सेशन को, और फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे अपने पास इसको बिल्ड इन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम 2023 का पेपर जो है वो इसको एक दफा डिस्कस करते हैं। आई थिंक हम 2023 के कुछ लिमिटेड डिस्कशन अभी कर लेंगे। स्टडी अप्रोच ये होती है कि हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसिक्स। ठीक है, टॉपिक का बैकग्राउंड समझते हैं हम। सही है। दूसरा ये कि फिर आप ये करते हैं कि अंडरस्टैंड बैकग्राउंड ऑफ टॉपिक। दूसरा, सॉल्व इजी इलस्ट्रेशन। इसको काबू करने के लिए, टॉपिक को टॉपिक को कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए उसके इजी इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, 2+2 4 टाइप की इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद सॉल्व क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमारा तरीकेकार ये होता है, फिर हम क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड से, चाहिए एसीसीए वगैरह से और आईसीएमए से, एसीसीए, कुछ गिने चुने आईसीएमए के सवाल, अदर बुक्स सच एज कॉल ऑफ ड्यूटी के कभी कभार कोई सवाल होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर हम करते हैं क्वालिटी पास पेपर्स क्वेश्चन। पास पेपर क्वेश्चन हम दो जगह से करते हैं। एक पुराना जो कॉस्टिंग का कैप्स लेवल होता है, और थोड़ा बहुत लिमिटेड लिमिटेड सी ए फाइनल लेवल लिमिटेड। ठीक है जी, तो ये अप्रोच होती है, इस अप्रोच के तहत हम काम कर रहे होते हैं। तो ये एक अप्रोच है। अच्छा, फिर अभी भी काम खत्म नहीं होता, फिर उसके बाद क्या करना था, एक तो इनिशियल काम है, ये हमारी बुक में भी इतना कंटेंट डिजाइन होगा। तो इसको करने के बाद क्या करना होता है, इसको करने के बाद भी 3 काम करने होते हैं, 5, 6 और 7 रेगुलर रिविजन। और रिविजन के लिए मोटिवेशन क्या है, गिव टेस्ट, कि आप टेस्ट दें टाइम। टेस्ट मैंने लास्ट टाइम 9 टेस्ट कंडक्ट किए, मगर यार माजरत के साथ बहुत अच्छा कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आया स्टूडेंट्स का। कोई खास अटेंडेंस नहीं, शुरू में टेस्ट में अच्छी जिसे कहते हैं पार्टिसिपेशन होती है, और फिर पॉइंट में आते आते ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो गिव रेगुलर टेस्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉल्व ईयरली पेपर, जो मैंने अभी बात की। तो ये एक अप्रोच भी नोट कर लें कि ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए। ठीक है ना, नोट कर लें प्लीज, इस अप्रोच पे हमें काम करने की जरूरत है। कुछ बात समझ आ रही, नोट करें। क्लियर है बात में। हम्म, आगे बढ़े। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यार जरा जो लोग जी खुद से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, और एक दफा कहीं से लेक्चर ले चुके हैं, मुझसे ले चुके हैं या कहीं से भी ले चुके हैं, और सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, उनकी भी अप्रोच सुन लें। आपके पास अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप यार ये करें, मैं एज्यूम करूँ कि आपका पुराना पुराना रजिस्टर प्रॉपर बना हुआ है। प्रॉपर पुराना रजिस्टर बना हुआ है, यानी कि ये कि पहले से लेक्चर तरीके से ऑलरेडी लिए हुए, पहले रजिस्टर वगैरह सब कुछ सही तगड़ा बना हुआ है। तो आपने ये करना है कि यार
मेक न्यू रजिस्टर, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। एंड रीसॉल्व, पहले एक दफा ना क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश। देन लास्ट टाइम जो भी बुक और नोट्स आपके हैं उसमें से आप कोशिश करें, मतलब आपने वो सवाल वापस से सॉल्व करने, मगर इस बार जो सॉल्व करने लेक्चर देख के नहीं कर रहे, लेक्चर तो है ही नहीं इनके पास लाइट, आप तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो। और सोल्यूशन देखने को मैंने मना कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, सोल्यूशन देखना जहर है। तो आपका जो दिमाग कहता है, आपका जो दिल कहता है, आप सर सॉल्व कर लो। सर गलत भी तो हो सकता है, हाँ होगा, गलत होगा बिल्कुल, काफी सारी जगहों में गलत होगा। तो अगला काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। देन कंपेयर योर आंसर विद प्रीवियस सॉल्व आंसर इन ओल्ड रजिस्टर। जो प्रीवियस रजिस्टर में आपने पुराने रजिस्टर में ऑलरेडी आंसर नोट किया हुआ था, जो लेक्चर के दौरान बनाया गया आंसर था, जो आपने समझते हुए आंसर बनाया था प्रॉपर, उससे कंपेयर करें अपने इस आंसर को, कंपेयर करें एंड आइडेंटिफाई मिस्टेक्स। आइडेंटिफाई कर लो, गोला लगा लें, गोला समझते हैं वो होता था ना, टीचर चेक करता है तो को मार्क कर लेता है, सही है। एंड आइडेंटिफाई मिस्टेक, मिस्टेक आइडेंटिफाई कर लें, अंडरलाइन कर लें, स्टार बना लें, जो सही लगे। फिर तीसरा काम ये है कि राइट डाउन योर मिस्टेक्स। वो सवाल अब आपने बार बार नहीं करना जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, इन मिस्टेक्स को कहीं नोट करें। कितने लोग ईमानदारी से बताएंगे आप में से ऐसे हैं जो इशू लॉग बनाते हैं, जो मिस्टेक का लॉग बनाते हैं, जो कहीं अपनी मिस्टेक्स को नोट करते हैं, कहीं अपनी मिस्टेक्स को लिखते हैं, यस और नो में जवाब देंगे, यस और नो में जवाब देंगे। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो मिस्टेक्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं, अगर कहीं मिस्टेक आ जाए किसी सवाल में सॉल्व करते हुए, यस और नो में जवाब देंगे। तो मसला नहीं है अगर नो है तो, मगर मुझे बताएं जरूर, पार्टिसिपेट जरूर करें, मुझे पता जरूर चलना चाहिए यार। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ आज की क्लास में, आप वल्लाह आलम, मैं मजाक, मतलब ये कि ये इसका क्या रिजल्ट निकलता है मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको जेर बता रहा हूँ कि यार ये 18 साल के तजुर्बे की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सालों का तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अगर कोई अच्छा पढ़ना चाहता है, सिंसियरली पढ़ना चाहता है, अच्छा रिजल्ट लाना चाहता है, तो इन बातों की वजह से इसको बहुत फायदा होगा। आप इस सेशन को एज अ कॉस्टिंग का सेशन नहीं कंसिडर करो, इसको एज ए जनरल सेशन कंसिडर करो, ठीक है। तो क्या कहा, राइट डाउन योर मिस्टेक्स, दैट इज राइट डाउन योर मिस्टेक्स, ठीक है। immediately after that, so that it will could be helpful in the revision. ये बात समझ आती है। अब आप सर इस अप्रोच के साथ आपसे क्या बताया, सारा सिलेबस जितने टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक सेल्फ स्टडी में इस अप्रोच के तहत आपने प्रिपेयर करने हैं। रिवीजन तगड़ा हो जाएगा अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तमाम टॉपिक्स पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, बार बार एक बात कर रहा हूँ, बार बार एक बात कर रहा हूँ कि देन आफ्टर कंप्लीट रिवीजन ऑफ टॉपिक्स एज पर अबव, after complete revision of topics as per above, after complete revision of preparation of topics as per above, क्या करें उसके बाद, क्या करें। अगर ये सारी कंप्लीशन हो जाएंगे टॉपिक से, फिर क्या करेंगे, सॉल्व ईयरली पेपर्स, अटेम्प्ट वाइज पेपर, टाइमर लगा के जितने ज्यादा कर सकते, ताकि जो प्रीवियस इश्यूज थे वो रिपीट ना हो। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। कोई मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा मैं। कोई नया स्टूडेंट है तो उसको ये काम करना है, कोई नया स्टूडेंट है तो वो लेक्चर ले रहा होगा, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच ये वाली है जो मैंने लेफ्ट हैंड पे लिखी है, जो मैंने लेफ्ट हैंड पे लिखी है ये वाली अप्रोच।
और कोई अगर रीटेक स्टूडेंट है, सेल्फ स्टडी करना चाहता है, तो उसके लिए ये वाली अप्रोच है। आपने पहले कॉस्टिंग नहीं पढ़ा हुआ, आपके लिए लेफ्ट वाली अप्रोच है। आप बस लेक्चर में फोकस करो, ये सारी बातें हमारे लेक्चर में, हमारी किताबें मौजूद हैं। आप पुराने स्टूडेंट हो, आप राइट साइड वाली अप्रोच में बात करो। लेक्चर किस केसेस में कंप्लीट करें, आप बता दें। अच्छा ठीक है जी। यार देखें, ये सवाल हमदान रेलिवेंट है, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। कोई अगर हमसे अभी क्लासेस लेने में इंटरेस्ट है। यार एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं भाई, फीस का मसला नहीं है। आप में से कोई अगर लेट से जो हमारी फी है वो पूरी नहीं पे कर सकता, तो मेरा नंबर नोट कर लें भाई। आप जो भी अफोर्ड कर सकते हो, आप इस नंबर में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह अप्रूव कर दूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। हम ट्रस्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। अगर कोई फाइनेंशियल इशूज है किसी के और वो नहीं पे कर पाता पूरी फी, जो आपके जहन में अमाउंट है, जो आपको लगता है कि यार पता नहीं पे कर, तो आप मुझे एक मैसेज कर देना, मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा एडमिन से, ही ओके हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये मैंने कहा मैं आपको क्लियर कर, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है कि यार अगर कोई बंदा अभी ज्वाइन करता है तो वो 1 महीना पीछे हमसे, तो टेंशन की बात नहीं है। देखें आगे मैंने बताया था टेस्ट हमारे होते हैं, तो मैं टेस्ट का इंशाल्लाह जो है वो स्केड्यूल भी शेयर कर दूंगा कुछ टाइम में। और टेस्ट का स्केड्यूल भी शेयर करूंगा मैं आपसे, और टेस्ट होंगे भी हमारे प्रॉपर। तो फिर आप ये कर लें कि आप अब वो टेस्ट मैं ऐसे नहीं शुरू करूंगा, वो मैं उस पर टाइम दूंगा, हफ्ता 10 दिन का, 20 दिन का। तो उसको आप इस ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज लें। अब आप उस टेस्ट के स्केड्यूल के टॉपिक कवर करिए। ऐसा नहीं होता था कोई टॉपिक हमने पढ़ाया ना हो, मतलब इस टाइम में, और अभी वो जो है ना उसमें टेस्ट में ले लें। ऐसा नहीं होगा कि जो बाद में पढ़ाया जाए उसका टेस्ट पहले ले लिया जाए, नहीं, सीक्वेंस में चलेंगे। तो आप जो है ना नए स्टूडेंट जो है, ये बात समझ आ रही है हमदान? आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया तो टेंशन ना लें। पुराने टॉपिक भले आप अपने हिसाब से कवर करते रहे, 2-3 हफ्ते में मगर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि उसका जो टेस्ट होगा वो फिर बाद में होगा, तो आप टेस्ट के हिसाब से फॉलो करते हुए चलें, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है, 1 महीने के लेक्चर आप 2 दिन में नहीं ले सकते, तो आप मेरे पीछे ही रहोगे, मगर इतना पीछे नहीं रहना कि टेस्ट मिस हो जाए, ठीक है। यानी कि पूरा टेस्ट का प्लान आ जाएगा, कौन से वीक किस डेट को कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है। SW आपको क्लियर हो रही है बात? यहाँ पे किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लो, 15 मिनट है हमारे पास, तो हम आई गेस हम इसमें जो है वो कर सकते हैं, क्या नाम है। और कोई सवाल किसी का? हाँ नंबर मेरा नोट कर लें, कोई क्वेरी वगैरह तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा आजकल क्वेरी ज़्यादा आ रही है, BFD वालों का पेपर भी करीब है, CFA वालों का, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर क्वेरी का मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर दूँ, ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, आप इस नंबर में मुझे मैसेज कर दें, या फिर मैं अभी चैट पे भी शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है। टेस्ट का तरीका ये होता है कि हम टेस्ट जो है वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर देते हैं, वहाँ फिर मुझे या एडमिन को इनबॉक्स करते हैं मैसेज, क्या कहते हैं, PDF में कन्वर्ट करके कैम स्कैनर के थ्रू, फिर वो चेक होकर वापस मिल जाता है। तो इस तरह से सिलसिला चलता है। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए खाली टेस्ट अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हमारी चेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, तो इसलिए आउटसाइडर्स के लिए वो अवेलेबल नहीं होता। नहीं हमदान, बात छोटे बड़े टॉपिक्स की नहीं हो रही है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक एनालिसिस भी बनाया हुआ था इसका कुछ टाइम पहले, ठीक है। एनालिसिस में ये बात साफ नजर आती है कि कुछ भरोसा नहीं है एग्जामिनर का। देखें ये एनालिसिस आपके सामने मैंने स्क्रीन पे रख दिया, ऑटम 23 भी है, तो आप इस एनालिसिस को गौर से देख सकते हैं कि जब से ही 4 अटेम्प्ट लिए हैं नई नई स्कीम की, तो आप नई स्कीम में देखें हर टॉपिक ऑलमोस्ट चेक, कभी ना कभी टेस्ट हुआ हुआ है। सिर्फ इन टॉपिक्स को अगर आप हटा दें, इन टॉपिक्स के अलावा, सॉरी, इन टॉपिक्स के अलावा जो NA में लिखा है, जो MFA में चले गए हैं, जो अब नहीं है हमारे पास, उसके अलावा आप देखें जितने टॉपिक्स हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक एक भी नहीं है जो एक भी दफा ना आया। देखें ये टॉपिक एक दफा आया हुआ है, ये टॉपिक भी 2 दफा आया, ये टॉपिक एक दफा आया हुआ है, ये टॉपिक 2 दफा आया हुआ है, ये टॉपिक एक दफा आया हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं आप? तो कोई टॉपिक मेरे ख्याल से ऐसा है ही नहीं जो आपके एक भी दफा ना आया हो। ये टॉपिक था एक, वो भी देखें इस बार आ गया। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप, और हमदान मार्क्स देखें 16 मार्क्स। अब देखें ये टॉपिक रेयर था, ये टॉपिक नहीं आ रहा था इतनी टाइम से, नहीं आ रहा था, आया तो 16 मार्क्स का आ गया। रेयर टॉपिक है ना, पहले भी कोई इतनी ज़्यादा इसकी जो है वो प्रेजेंस नहीं थी। तो 16 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं यार, हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो प्लीज़ यार, ये सेलेक्टिव स्टडी या लिमिटेड एफर्ट, ये सेलेक्टिव एफर्ट ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात समझ आ रही? आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम जरा ऑटम 23 का पेपर एक दफ़ा देख लेते हैं, और फिर सेशन को एंड करेंगे। अच्छा पहला सवाल किस चीज़ पे था? ये सवाल हो गया था आप लोगों से, ये प्रॉब्लम हुई थी? सेफ्टी स्टॉक। आई थिंक थोड़ा बहुत ऐसा एक सवाल, शायद अल्फा मोटर्स के नाम से एक सवाल है हमारी किताब में, आई डोंट नो आपने वो देखा नहीं देखा, तो मुझे क्यों इसकी शक्ल उससे मिलती जुलती लग रही है, आई डोंट नो। ऐसा है?
ये सवाल लोगों से कैसा हुआ था? हम्म, क्या कहते हैं इस बारे में, क्या फीडबैक है? ठीक है, ठीक है। ये आई थिंक इसमें 8 मार्क का सवाल था, तो टाइम मैनेजमेंट का मसला आई गेस आया था इसमें। ठीक है। और अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इस पे एक मैं वापस बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 तो यार इतना मुश्किल नहीं था ना? क्या कहते हैं? ये तो लेबर कॉस्टिंग में पास में एक सवाल था सेंटोरस के नाम से, या जिरकॉन के नाम से, कुछ टाइम पहले आया था। याद है एक? जिरकॉन या सेंटोरस में दिखा दूं क्या? अच्छा, एक काम करते हैं ना, एक काम हम और भी कर सकते हैं। देखें ये लेबर कॉस्टिंग का मैंने आपको हैंडआउट खोला है। एक मिनट। कुछ काम की बातें मिली हैं आज को आपको इस सेशन में आज? हाँ, ईमानदारी से बताइएगा। हम्म, कुछ काम की बातें मिली हैं आपको? ये देखें जिरकॉन। ये भी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 है यहाँ पे, देख रहे हैं? ये आसान था। ठीक है। अच्छा, ये एक और, अब वापस उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यार ये तो इतना मुश्किल सवाल नहीं था कि डिस्काउंट पे बात हो रही ना, डिस्काउंट मिला 2% का, क्वांटिटी इतनी हो जाएगी। ये तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। नहीं, 2% हमारा डिस्काउंट का तो बकायदा वो भी बना हुआ है आपने देखा, एक टेबल बनाते हैं हम डिस्काउंट पे। इसमें क्या इशू था? टोटल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट गिवन थी। तो आपको पता है टोटल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट अगर गिवन होती है, एक बात है, तो यार वो ईओक्यू पे बराबर हो जाता है। रेप्लिका लिमिटेड का एक सवाल था, अगर आपको याद हो, एक सवाल है रेप्लिका लिमिटेड, जहाँ पे हमने इस तरह से किया था कि, अब रेप्लिका लिमिटेड दिखाऊं आपको मैं? ये भी दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। मुझे सीरियसली बताइएगा कि यार इसमें क्या मतलब प्रॉब्लम हुई है। एक मिनट, ये हमारी किताब में से मैं दिखाता हूँ कि हमारी प्रोटोकॉल में रेप्लिका लिमिटेड का नाम से सवाल था, रिवर्स वर्किंग करनी थी। ये देखिए, एक मिनट। ये देखें, ये सवाल 2013, इसमें भी इसी इतना टोटल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट गिवन है, देखो। नजर आ रही है आपको? क्या ख्याल है? रोड में बताते हैं। पिज्जा इनकॉर्पोरेशन से भी कह सकते हैं हमदान, मगर ये यहाँ से भी था। सही है ना? ये देख रहे हैं टोटल ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट से रिवर्स वर्किंग, और फिर नीचे डिस्काउंट आ रहा था, ये देखो। ये देखो 2% डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट आ रहा है। क्या ख्याल है? यार ये सवाल तो मेरे ख्याल से वहां से था। पेपर मुश्किल था ठीक है, मगर मेरे ख्याल से आई थिंक इसको इस एंगल से अगर देखा जाता तो थोड़ा सा बात बन जाती। अच्छा, इसके अलावा ये सवाल आपने, मेहनती लिमिटेड का एक सवाल याद है किसी को? उसमें कुछ एडजस्टमेंट थी इसी तरह की। मेहनती लिमिटेड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कुछ एडजस्टमेंट वहां से आई हुई थी। कुछ एडजस्टमेंट में, और ही लिमिटेड एक सवाल था 2021 का, वहां से आई हुई थी। देखा ही है आपने? मेहनती लिमिटेड, ये कार्ड शार्ट की बातें हुई हुई हैं। मतलब मैं वो नहीं कहूँगा मेहनती लिमिटेड पूरा पूरा छप गया था, मगर कुछ बातें ऐसी थी जो मैं समझता हूँ कि मेहनती लिमिटेड से उठाई हुई थी, और ही लिमिटेड से उठाई हुई थी। दिखा देता हूँ। मतलब मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यार थोड़ा अफसोस भी हुआ कि अगर चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं थी तो पेपर में क्यों ऐसा हुआ। ये देखें, मेहनती लिमिटेड था ये सवाल, इसमें भी इसी तरह चीज़ें आ रही हैं। ऑडिट 21 ऑडिट लिमिटेड, ये देखें, ये भी हमारी किताब में मौजूद है, पेज नंबर 29 में मौजूद है ये, और ये हमारे पास पेज नंबर 30 में मौजूद है। खैर,
तो ये थोड़ा सा एक एरिया था जो आई थिंक वहां से पूछा हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और क्वेश्चन पे बात करूं अगर मैं, ये सवाल ब्रेक इवन निकालना था। ये एडजस्टमेंट कहीं देखी देखी लग रही है, ये एडजस्टमेंट भी देखी देखी लग रही है, ये एडजस्टमेंट भी देखी देखी लग रही है। दो तीन सवालों को मिला के बनाया था। सीपीएम का सवाल मुश्किल था मैं मानता हूं, मगर दो तीन सवालों को मिला के बनाया था। ये स्ट्रक्चर देखा देखा लग रहा है। ये 75% इंडायरेक्ट लेबर वेरीज इन प्रोपोर्शन एंड 90% ऑफ द टोटल पावर वेरीज इन प्रोपोर्शन। ये एडजस्टमेंट तो कहीं देखी भी लग रही है यार। हाँ, ये एडजस्टमेंट तो देखी भी लग रही है। तो अगेन एग्जामिनर ने पास पेपर के सवालों को थोड़ा डिफिकल्ट करने की कोशिश की। मुझे जो इंप्रेशन मिला है, मुझे जो इंप्रेशन मिला है वो ये मिला है कि यार इन्होंने गेम को थोड़ा डिफिकल्ट करने की कोशिश की है। मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, आप एग्री करोगे, हाँ या बोलोगे सर ये वाकई में मिलता जुलता है। कहने का मतलब है, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जामिनर ने माइंड गेम खेला है, कुछ सवालों को ऊपर नीचे करके आपको मुश्किल में डालने की कोशिश की गई है। देख रहे हैं आप? मैं ये भी दिखाता हूँ। एक मिनट, हमारी बुक में कौन सा वाला है? यार होमवर्क क्वेश्चन में आना चाहिए ना, ये क्लास ऑफ क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। ये देखें, एक मिनट। तो कहने का मतलब है यार चीजें इतनी नहीं थी। सॉल्वेंट लिमिटेड कहाँ चला गया? एक सवाल था सॉल्वेंट लिमिटेड। ये देखें, प्रोपोर्शन से वेरी कर रहा है, और ये इतना है, और ये दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं। फिर इसके अलावा एक और जो एक मैं आपसे कह रहा था ना कि ये देख, ये इस तरह से डेटा दिया, परसेंटेज कमीशन का बताया 5%। तो कुछ मिल मिला के उसने कहानी यहाँ भी की हुई थी, परसेंटेज कमीशन का बताया हुआ ये वाला। खैर, अच्छा फिर उसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो ये सवाल आपका अल्लाह भला करे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, ये वेरिएंसेस का सवाल था। अगेन मुश्किल, तो सवाल मैं कहूँगा कि थोड़ा सा लग रहा था, मगर पास पेपर की काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स में पूछी हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम और आगे आते हैं, ठीक है, ये सवाल जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का था। अगेन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में वैसे इतना सवाल नहीं आया, मगर ये अगेन पास पेपर के सवाल, मतलब कहने का मतलब है कि यार एग्जामिनर ने क्या किया, मैं अगर आपको पूरा पॉइंट बात करूँ ना, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बात करूँ, तो ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर ने कोशिश की है कि चीज़ें मुश्किल बनाई जाए आपके लिए। मतलब उन्हीं सवालों को जो को आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, मैंने आपको जितनी चीज़ें दिखाई आपको हमारी किताब से दिखाई है मेजोरिटी। तो आप ये देखो कि उसने क्या किया कि आपने वही किताब से ही डेटा उठाया आपका, और डेटा को उठा के उसने क्या किया कि डिफिकल्ट कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। तो यार मतलब बेसिक्स वही है, पेपर चाहे जितना भी डिफिकल्ट आ जाए यार, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, आपने टेक्चर टाइम पे कवर किए हुए हैं, आपकी स्पीड अच्छी है, आप एयरली पेपर सॉल्व करके गए हैं, फिर कोई मसला नहीं है यार। मैं आपको बताऊँ कि पूरा, मैं आपको अपने तजुर्बे की वजह से बता रहा हूँ कि क्या रीजन थे, मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है, आप भी एग्री कर रहे हैं रीजन से, क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी सामने रख दी। सेल्फ स्टडी करें तो क्या होनी चाहिए, हमारे साथ रहेंगे तो क्या होनी चाहिए। हमारा सारा मेजोरिटी रिकॉर्डेड है। ठीक है, फिजिकल क्लासेस हमारी होती नहीं है, लाइव क्लास में भी हमने देखा है लोग नहीं आ रहे होते, तो वो रिकॉर्डेड है सारा। हाँ, जो लास्ट टाइम टाइम का पेपर है वो मैं बिल्कुल मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो सॉल्व करा रहा हूँ लाइव क्लास के थ्रू। तो हमारा सारा रिकॉर्डेड चलेगा। आप अगर चाहें तो पूरा कोर्स इकट्ठा भी ले सकते हैं। इसमें मुझे बता दीजिएगा अगर आप चाहें, आप कहते हैं नहीं मेरा मेरा अपना पेस है, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले कवर करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं अपने पेस से अपने सीक्वेंस के हिसाब से चलना चाहता हूँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, चले मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं यार। कोई सवाल है मुझसे पूछ ले, वरना इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर ले। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज यार। देखें मैं आपको बताऊं सीरियसली स्पीकिंग, दिल बर्दाश्त नहीं होगा, सीए शुरू हुआ है। ये पासिंग परसेंटेज जरूरी नहीं है कि हमेशा 23 रहे ना। जैसे 55 हमेशा नहीं रही है, तो 23 भी हमेशा नहीं रहेगी। तो कोशिश करें कि यार हम अपने एंड से अच्छा, एक मैंने और मसला भी देखा है, इस तरह के सेशन होते हैं, रिजल्ट आया होता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक, तो बहुत अच्छा रहता है।
बहुत अच्छा रहता है, बड़ा मजेदार। क्या बात है, सर ने बेहतरीन बात कर दी। मगर फिर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है लोग फिर वापस वो पुरानी आदतों पे चले आते हैं। फिर वही लेजीनेस आ जाती है, फिर वही हल्का लेने लगते हैं चीज़ों को, फिर वही हम लीनियंट हो जाते हैं। तो यार ये चीज़ रही नहीं है। कंसिस्टेंसी एक वर्ड मेरी तरफ से लिख लें। लास्ट में मैं एक बात करूंगा, बस इसके बाद बात खत्म करूंगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट बात ये है कि यार मैं जितनी एफर्ट कर लूँ, आप जितनी एफर्ट कर लें, आप कुछ भी कर लें, मैं कुछ भी कर लूँ, क्या पास होना जमान हो गारंटी हो जाएगा? नहीं। आसान लफ्ज़ों में बात करता हूँ कि 100 बच्चे पेपर देने जाते हैं आई कैप का। आपको क्या लगता है कि कितने उनमें से ऐसे होते हैं जो वाकई तैयारी से आते हैं? कितने ऐसे होते हैं 100 में से? तैयारी मतलब ये पढ़ के आते हैं अंदाजन। बस ही पार्टिसिपेट तो करें ना यार। मेरी बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को। बुक एडमिन से मिल जाएगी, एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा जी। नहीं नहीं नहीं, आप ये तो बहुत कम बता रहे हो। आप कितने लोग 100 में से ऐसे जो वाकई पढ़ के आते हैं? मेरे ख्याल से यार 70-80 बच्चे तो होते होंगे जो पढ़ के आते हैं। क्योंकि आप देखो आखिरी महीने में लाइब्रेरी में रश लगा होता है। आप लोग भी पढ़ रहे होते हो, आपके दोस्त भी पढ़ रहे होते हैं। जो पूरे सेशन नहीं पढ़ता, आखिर के 2-3 महीने तो पढ़ता ही पढ़ता है लास्ट में। यानी कि पेपर में जो पेपर बच्चे पेपर देने जाते हैं ना, वो जाहिर सी तैयारी से ही जाते हैं ना। ये कोई एमबीए बीबीए का पेपर तो है नहीं। अब अगर 70 बच्चे जा रहे हैं पढ़ के, क्या 70 के 70 बच्चे पास हो जाते हैं? जवाब दें। पढ़ के तो सब जा रहे हैं। आप पूछे उठा के, हाँ जी मैंने पढ़ाई तो की थी, मेहनत तो की थी, मैंने मेहनत तो सब करके जा रहे हैं। मगर पास कितने हो रहे हैं? अभी 23 में, चलो 55 कर लेते हैं, 55 ही पास। तो सब तो पास नहीं हो पाते। यानी कि ये कि एक बात मैं बस यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि यार देखो, मैं जितनी एफर्ट कर लूँ, आप जितनी एफर्ट कर लो, जब तक अल्लाह ताला की मर्जी शामिल नहीं होगी हम पास नहीं हो सकते। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कहीं ना कहीं। हम अपने बलबूते में पेपर पास नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि यार अब कंसिस्टेंट रहें, दो चीजों में कंसिस्टेंट रहें। एक तो अपनी एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहें। एफर्ट्स का मतलब है कंसिस्टेंटली करते रहे, रुके नहीं। रोज पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन छुट्टी कर ली। ये नहीं कि एक एक हफ्ते बहुत ज्यादा पढ़ाई की, अगले हफ्ते छोड़ दिया। ये नहीं कि आपने जो है ना वो क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं स्कैटर्ड वे में पढ़ा। नहीं, कंसिस्टेंट पढ़े। भले आप 1 घंटा पढ़े रोज, मगर रोज पढ़े। तो एक तो आपका एफर्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए, दूसरी आपकी प्रेयर्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। दुआ भी कंसिस्टेंटली करते रहे। अल्लाह ताला पे यकीन भी रखें, यकीन भी रखें। दुआ देखिए कबूल होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कबूल होगी। और आपको पता है दुआओं के बगैर कुछ नहीं हो सकता यार। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं होती। मैंने आपको बताया कुछ नहीं होता यार। कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे उन्होंने सब कुछ किया होगा। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने दोस्त को पढ़ाया होगा। ये दोस्त जो वीक था, और जब रिजल्ट आया होगा तो आप देखें, आपको बंदा नजर आएगा कि जो वीक था वो पास हो गया, और जिसने उस दोस्त को पढ़ाया था वो फेल हो गया। कभी आपने ऐसा देखा है? कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? हम्म कि आपका कोई दोस्त हो जो सबको पढ़ाता हो, सही है, मगर क्या होगा कि एंड में आके उसी का रिजल्ट बेचारे का पास नहीं होगा, बाकी उसके साथ जितने लोग पढ़ रहे होते हैं वो पास हो जाते हैं। तो इट मीन्स व्हाट कि यार अल्लाह ताला की मर्जी शामिल नहीं थी वहां पे। तो प्लीज यार प्रेयर्स भी कंसिस्टेंट रखें, एफर्ट भी कंसिस्टेंट रखें। दुआएं कबूल होती हैं। दुआ कबूल नहीं होती तो वो आपकी किसी बुराई को टाल देती है। अगर वो भी नहीं होता तो फिर क़यामत के दिन आपको काम आएगी, और वो इतनी जबरदस्त आपको रिवॉर्ड करेगी कि आप तमन्ना करोगे कि यार कोई दुआ कबूल ही नहीं होती दुनिया में तो ज्यादा अच्छा था, वहां ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो दुआ करने में नुकसान कोई नहीं है, कहने का मतलब इट कॉस्ट नथिंग यार, इट कॉस्ट नथिंग। ठीक है जी। तो प्लीज यार दुआ करते हैं। लास्ट में बस मैं बात कर दूंगा, अपने लिए भी दुआ किया करें, तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी दुआ किया करें। दूसरों के लिए भी दुआ करने से आपके अपने जो है वो काम बन जाए। ठीक है। अच्छा, हमदान का सवाल है लाइव क्लासेस यार हमारी अब जो है वो लिमिटेड होंगी। मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे थर्सडे हुआ करेगी। मगर मैं कंफर्म, सॉरी, सैटरडे सैटरडे हुआ करेगी। सैटरडे सैटरडे जैसे आज हुई थी। जो इसका टाइम यही होगा मोस्ट प्रॉब्ली जो आज था। फिर भी ये ग्रुप पे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप है इसमें कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, थर्सडे सैटरडे सैटरडे लाइव क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह। ठीक है हमदान, बाकी कोई क्वेरी होती है आप मुझे व्हाट्सअप कर ले। चलिए यहीं तक रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है ये सेशन आपके काम का लगा होगा। और बाकी ये है कि यार पेपर निकालें बस यार, मेहनत करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।